20 फरवरी 2025 सुबह के करीब 4:30 हो रहे जब यूपी की राज लखनऊ का एक रसूखदार इंसान अचानक हवा में गायब हो। 50 साल के करोड़पति बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह, जिसका कारोबार और चर्चे पूरे शहर में फैले हुए थे, ये इंसान अपने ही घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। मानवेंद्र लखनऊ के पोस आसियाना इलाके में रहते थे। इनके मल्टीपल बिजनेस, ऊंची जान पहचान थी और अचानक घर से गायब हो जाना पुलिस के लिए भी एक सिर दर्द था। उसके 20 साल के बेटे अक्षत सिंह ने सबसे पहले उसने अपने पिता की गैर मौजूदगी दर्ज की। उसके बेटे ने घबराकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच करना शुरू की तो पुलिस को जल्दी ही एहसास हो जाता ये कोई मामूली मिसिंग केस नहीं है, ये एक खौफनाक साजिश। मानवेंद्र सिंह का बेरहमी से मर्डर किया गया तो कातिल कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि वो शख्स था जो मानवेंद्र के बिल्कुल करीब था। किस क्राइम डॉक्यूमेंट्री हम उस इंसान का पर्दाफाश करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कानून और परिवारों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। वो कातिल अपने इस खूनी खेल में कामयाब हो जाता अगर उसने एक छोटी सी गलती नहीं की हो, लेकिन बाद में ये गलती उसके लिए सबसे बड़ी गलती हो गई। इस वारदात को आज लखनऊ में ब्लू ड्रम केस के नाम से जाना जाता है। मानवेंद्र अपने परिवार के साथ 3 मंजिली मकान में रहता था और उस मकान में उसका सारा परिवार, बच्चे सब एक साथ रहते थे। आलीशान मकान का ग्राउंड फ्लोर ना खाली रहता था। इस आलीशान मकान के बीच की मंजिल थी, वहाँ पर मानवेंद्र का भाई और उसकी बीबी रहती थी। किया होगा कि मानवेंद्र की पत्नी का यहाँ पर एक बार भी जिक्र नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि मानवेंद्र की वाइफ की मौत आज से ठीक 9 साल पहले हो चुकी थी, जिसके बाद अकेले मानवेंद्र अपने बच्चों को पाल रहे थे। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, उसकी पत्नी की मौत का इस मर्डर केस से क्या लेना देना है? उस रात उस आलीशान 3 मंजिला मकान में ऐसा क्या हुआ? मानवेंद्र की पत्नी की मौत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब ढूंढना आज भी मुश्किल है। मानवेंद्र की पत्नी की बहनों का कहना है कि उनकी मृत्यु लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एक जटिल ब्रेन सर्जरी के दौरान हुई थी। 9 मई की वो तारीख आज भी परिवार के लिए जिंदा है, जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े उसके परिवार को मौत की खबर में घर की खुशियां अचानक मातम में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये मौत वाकई कुदरती थी या फिर कोई एक खौफनाक साजिश थी? कहा जाता है दिमाग की नसों में आई दिक्कत के कारण मानवेंद्र की पत्नी काफी डिस्टर्ब रहने लगी। जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उनकी जिंदगी आखिरी सच बन गई। देखो, कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि जो मानवेंद्र का परिवार था ना, मानवेंद्र और उसकी पत्नी में आंतरिक लड़ाई झगड़े होते थे और घर में तनाव का माहौल रहता था। इस कारण उसकी पत्नी ने मौत का रास्ता चुना था, जिसी कारण इस परिवार में दरार आ गई। देखो, इसकी वजह जो भी हो, देखो हमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं पता। मानवेंद्र की वाइफ के जाने के बाद मानवेंद्र ने अपने बच्चों को माँ की तरह पाला और पोसा। मानवेंद्र ने अपने 3 शराब के ठेगों और पैथोलॉजी लैब्स की कमाई से अपने बेटे अक्षत और अपनी बेटी कृति को वो सुख सुविधाएं दी जो एक अमीर रईस बाप दे सकता था। दूसरी तरफ मानवेंद्र का ससुराल अपनी बेटी को खोने की पूरी वजह मानवेंद्र को मानता था और शायद यही नफरत इस मर्डर की चिंगारी बनी थी। मानवेंद्र के दोनों बच्चे अक्षत और कृति का बचपन आलीशान तो था, लेकिन वो सुकून से कोसों दूर था। बचपन में ही मम्मी की मौत और दूसरी तरफ पिता और ससुराल वालों के आपसी झगड़े, दोनों झगड़ों ने दोनों बच्चों पर गहरा असर डाला। उन दोनों बच्चों को हमेशा एक आरोप के साथ जीना पड़ता था, शायद उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार उनके पिता ही थे। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में मानसिक तनाव के बीच में ये बच्चे कैसे पले होंगे, ये कैसे बड़े होंगे, इन्होंने क्या क्या झेला होगा, इन दोनों बच्चों पर क्या गुजरी हो। दूसरी तरफ उनके पिता मानवेंद्र पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि इनके साए दोनों बच्चों पर बिल्कुल। देखो, यहाँ पर एक चीज सोचो, मानवेंद्र खुद इतने अमीर और रईस थे, उनके पास कई मल्टीपल बिजनेस थे, उसने अपने बड़े बेटे को ये सब बिजनेस क्यों नहीं संभाला? क्यों वो उसे अपने घसे पिटे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहे थे? देखो, असलियत में मानवेंद्र ने ये पूरा साम्राज्य शून्य से खड़ा किया। एक दिन ऐसा था कि मानवेंद्र के पास कुछ भी नहीं। देखो, उनके पिता कभी ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इस दौलत को फॉर ग्रांटेड ले। वो चाहते थे कि वो मेहनत करे, वो कामयाबी को समझे। वो चाहते थे कि अक्षत और कृति दोनों बेटे कामयाबी की कीमत को समझे, कामयाबी कैसे मिलती है, कितनी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, कैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है। उनके पिता एक सफल बिजनेसमैन थे, उन्हें पता था कि कामयाबी की कीमत क्या है। वो इसलिए वो चाहते थे कि वो दोनों मेहनत करे, कामयाबी को हासिल करे और जाने की कामयाबी की कीमत क्या होती है। मानना था कि दुनिया में सब कुछ थाली में सजा हुआ नहीं मिलता, उस थाली को सजाने के लिए मेहनत और कामयाबी के साथ में काम करना पड़ता है। और यही सीख मानवेंद्र अपने बेटे को देना चाहते थे और यही सब कुछ धीरे धीरे उस घर में एक टकराव की एक ऐसी वजह बन गई, अंदर से देखने में बहुत ही खौफनाक थी। यही वजह थी कि मानवेंद्र ने अपने बेटे अक्षत के लिए नो पॉकेट मनी का एक कठिन और सख्त नियम बना रखा था। आपको ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, एक करोड़पति बाप अपने बेटे और बेटी की पूरी ख्वाहिशों को पूरा तो करता है, लेकिन उन्हें नगद पैसे देने से पूरी तरह बचता है। देखो, असलियत में मानवेंद्र अपने दोनों बच्चों को लग्जरी लाइफ स्टाइल तो दे रहा था, खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं थी। बेहतरीन खाना, बढ़िया पढ़ाई, हर चीज हाथों में।
हर वो सुख सुविधा जो दोनों को चाहिए, लेकिन वो कतई भी ये नहीं चाहते थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे और उन्हें अय्यासी बना दे। मानवेंद्र ने अपने बेटे को जिंदगी और पैसों की सही कीमत समझाने के लिए मानवेंद्र ने अपने बेटे को अपने ठेके पर मैनेजर के तौर पर रखा और हर महीने उसे 10,000 रुपए की सैलरी देता था। मानवेंद्र को एक तरफ लग रहा था कि वो अपने बेटे को आत्मनिर्भर बना रहा है, वो हमेशा सोचता था कि मैं मेरे बेटे की नींव को मजबूत कर दूंगा, लेकिन उनके पिता को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था उनके बड़े बेटे अक्षत के दिमाग में क्या खींचड़ी पक रही है। जब पड़ोसियों से अक्षत के बारे में पूछताछ की जाती है, पड़ोसी बताते हैं अक्षत एक बिल्कुल ही शांत और साधारण सा लड़का था, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। अब सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी माँ को खोया और जो घर के आपसी झगड़ों में पला, आप उस इंसान से बहुत ही खुश मिजाज होने की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया से कटा हुआ सा यानी अलग अलग सा रहा करता था। अक्षत की समस्या सिर्फ उसका शांत होना नहीं था, खामोशी के पीछे एक अपराधी पनप रहा था। ये बात साल 2025 की है। मर्डर से ठीक 4 महीने पहले मानवेंद्र के घर से अचानक लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी हो जाती है और जैसे ये बात सबके सामने आती है, मानवेंद्र को इन चीजों के बारे में पता चलता है तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मानवेंद्र घर के लोगों का स्वाभाविक शक सबसे पहले वहाँ के नौकरों पर गया। अगर आपके घर में कभी चोरी होती है तो पहले घर वालों के सदस्य पर नहीं, वहाँ पर काम करने वाले लोगों के ऊपर जाएगा। इसे इनका शक भी वहाँ पर काम करने वाले लोगों पर गया। इस मामले की पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई। इस कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मानवेंद्र ने पुलिस रिपोर्ट को वापस ले ली। इसकी पीछे की वजह ये थी कि गहने वहाँ के नौकरों ने नहीं बल्कि उसके बेटे अक्षत ने ही चुराए थे। उसके बेटे का पहली बार का नहीं था, इससे पहले भी उसके बेटे ने 5 लाख रुपए लेकर कानपुर में रप्पू चक्कर हो चुका था। एक पिता का रिश्ता ऐसा होता है, एक पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जेल जाए। इसी तरह पिता का फर्ज निभाते हुए मानवेंद्र ने उसे जेल में नहीं भेजा, लेकिन दोनों पिता और बेटे के रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो और शायद अब इस दरार को भर पाना नामुमकिन था। अक्षत की इन हरकतों ने मानवेंद्र का भरोसा चकनाचूर कर दिया। तो मानवेंद्र को उसके बेटे अक्षत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि वो उसे कुछ संभला सके। अक्षत के पिता ने सोचा कुछ गलत ना करे, इसके लिए उसके हर कदम, उसके हर फोन कॉल, उसके हर दोस्तों पर, उसकी हर चाल पर वो नजर रखने लगा। टोका टोकी और शक की निगाहों ने दोनों के रिश्तों में कड़वाहट भर। अक्षत को अपने पिता की ये पाबंदियां, रोकना टोकना, दोस्तों से नहीं मिलने देना, एक सूल की तरह चुभने लगी। चिढ़ धीरे धीरे कैसे अंजाम तक पहुंची, इसके बारे में इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार 19 फरवरी की वो काली रात आ जाती है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। शाम जब मानवेंद्र अपने घर लौट रहे थे, जब उनके पिता घर पर पहुंचे, उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उसने शराब के ठेकों के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 50 लाख रुपए एक बैग में भरकर रख रखे। जब उनके पिता ने उन पैसों को गिने तो उन पैसों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब था। मानवेंद्र को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, उसे पता था ये किसकी करतूत है। अक्षत के पिता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बेटा दोनों ही शराब के नशे में धूत थे। दोनों में बहस बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं और गुस्से में आकर मानवेंद्र अपने बेटे के ऊपर एक थप्पड़ जड़ देता है और अपनी लाइसेंस्ड राइफल उसके सीने पर तान देता है। गुस्से और शराब के नशे में मानवेंद्र उस समय अपना होश खो बैठा था। अक्षत के लिए वो पल डर का पल नहीं था बल्कि वो उसकी बेइज्जती का पल था। वो अपनी पिता की राइफल को अपनी छाती पर देखकर गलती का एहसास तो नहीं किया, उसे अपनी गलती पर रत्ती भर पछतावा भी नहीं हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। अपनी गलती के एहसास की जगह उसके दिमाग ने गलती के एहसास की जगह दिमाग में एक खौफनाक नफरत ने जन्म ले लिया। उस रात ये सब कुछ होने के बाद घर के सभी लोग चैन की नींद सो गए। अक्षत की आंखों में नींद कोसों दूर थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। एक ही बात खटक रही, पिता ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। वो अंधेरे में बैठा हुआ उस थप्पड़ और उस राइफल के बारे में सोच रहा था और यही बार बार इन्हीं चीजों को याद करना उसकी नफरत और भी तेज होती जा रही। तब उसने दिमाग में एक ऐसा फैसला लिया, उसने एक बेटे को कातिल की दहलीज पर खड़ा कर दिया। तारीख थी 20 फरवरी, सुबह के 4:30 हो रहे और इसी सन्नाटे में धीरे धीरे अक्षत अपने पिता के कमरे में जाता है। उसके पिता गहरी नींद में सोए हुए थे। पिता इस बारे में बिल्कुल भी अनजान थे। उसकी संतान मौत बनकर सामने खड़ी हुई है। अक्षत पहले अपने पिता की लाइसेंस्ड राइफल को उठाता है बिना झिझके उस एक पिता वो बेटा जिसको अपने पिता ने पाल पोस कर बड़ा वो पिता जिसने इसी बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसने बिना झिझके अपने पिता पर गोली चला दी और एक जोरदार धमाका हुआ और थोड़ी देर बाद मानवेंद्र की सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। की आवाज सुनकर उसकी 17 साल की बहन करती कमरे में दौड़कर आती, उसकी सांसें थम गई। एक तरफ उसके पिता खून के लहू लुहान होकर बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके भाई के हाथों में राइफल है और ये नजारा किसी की भी रूह को कपा दे सकता है। 17 साल की करती की आंखों में आंसू और उसी समय अक्षत करती से कहता है, तू टेंशन मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा,
मुझसे गलती से हुआ है। चीज यहाँ पर सोचने पर ये होती कि अक्षत की ऐसी क्या मजबूरी थी जिस कारण उसने अपने पिता को ही जान से मार दिया। एक थप्पड़ का नतीजा इतना बड़ा हो सकता है। तो उसके भाई ने उसकी तरफ भी राइफल तान दी और उसे धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो पिता का हुआ है। जरा सोचो, एक 17 साल की लड़की, उन्होंने पहले ही कितना कुछ झेला हुआ है और एक तरफ उसके पिता की लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ उसका भाई कातिल है। और इसी डर से उसकी बहन डर कर नीचे चाची के पास चली जाती है। चाची के पास जाकर कहा, चाची मुझे नींद आ रही है। उसने उस खौफनाक कत्ल का जिक्र तक नहीं किया। यही चुप्पी आज इस केस का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। आखिर एक 17 साल की लड़की ने इतने लंबे समय इतने बड़े सच को कैसे छुपाया? क्या वो डर था या कोई और बात? और बाद में एक और रहस्यमयी बात सामने आती है। सुबह 4:30 हो रहे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राइफल की ये गूंज करती कोई क्यों सुनाई दी? बीच वाली मंजिल पर उसके चाचा चाची भी तो रहते थे, उन्होंने आवाज क्यों नहीं सुनी या पड़ोसियों ने आवाज क्यों नहीं सुनी? देखो, कत्ल करने के बाद अक्षत ने अपने पिता की 100 किलो भारी वजन की बॉडी को अकेले घसीट कर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आता है और एक ऐसा कमरा ढूंढता है जो बिल्कुल खाली हो और उसमें उसे बंद कर देता है। 20 साल के लड़के के लिए 100 किलो की बॉडी को नीचे फ्लोर पर ले जाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना, कि ऐसा तो नहीं हो सकता एक 20 साल के लड़के ने अकेले ये सब कुछ किया हो। और धीरे धीरे समय बीतता है और सुबह के 6 बज जाते हैं। सड़कों और मोहल्लों में पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो जाता है। जानता था उसके पिता का रूटीन क्या है। सुबह पड़ोसियों के साथ मिलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना। और जब उनके पिता उस दिन बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों ने पूछा कि आज तुम्हारे पिता बाहर क्यों नहीं आए? तो अक्षत ने बचने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर दी। कहा कि पिता सुबह सुबह किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, शाम तक वो लौट आएंगे। दरअसल में ये खुद को बचाने की एक चाल थी। समय बीतता गया, दोपहर से शाम होने वाली थी, लेकिन मानवेंद्र का कोई भी सुराग नहीं मिला। और अब अक्षत अपने प्लान बी पर उतर आया। उसने ऑनलाइन जाकर शॉपिंग की और एक धारदार चाकू खरीदा। बाद में वो एक लोकल मार्केट में जाता है और वहां से एक बड़ा ब्लू ड्रम खरीदता है, साथ में एक आरी भी खरीदता है। पुलिस की थ्योरी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सोचो, जब 100 किलो की बॉडी एक ड्रम में फिट नहीं हुई होगी तो उसे कैसे फिट किया गया होगा? पिता ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटे ने अपने ही पिता को जान से मार दिया और उसी पिता को ड्रम में भरने के लिए उसके कई सारे टुकड़े किए और एक एक कर उसे ड्रम में भर दिया। और इसके बाद में ताकि बचे हुए हिस्सों और खून की सनी हुई बेडशीट को अपनी कार में रखता है। शहर से 21 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में चला जाता है। उसने अपने पिता के लाइसेंस्ड राइफल को जमीन में दफना दिया, शरीर के अंगों को झाड़ियों में फेंक दिया, सारे सबूतों को आग में जला दिया, किसी को कुछ सुराग ना मिले। अपने ही पिता के अस्तित्व को मिटाने की आखिरी कोशिश थी। ये गुनाह करने के बाद में अक्षत एक खतरनाक लड़का बन चुका। तो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का नाम रखता है वापस लौट आओ। उस ग्रुप में उसने अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों सबको जोड़ा और एक बेबस बेटे का नाटक किया। पिता को दर दर ढूंढने की कोशिश की। वो लड़का जिसने अपने पिता को जान से मारा था वो खुद पुलिस स्टेशन जाता है और अपने पिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता और अपनी 17 साल की बहन करती पर दबाव डालता है वो स्कूल जाए और ऐसा बर्ताव करे जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और वो खुद घर पर रहकर दीवारों पर खून लगा हुआ था ना, उसे वापस रिपेंट किया ताकि सुराग बिल्कुल मिट जाए। सिर्फ एक सुराग बाकी था, वो नीला ड्रम में उसने अपने पिता के शरीर को दफनाया था। 21 फरवरी का दिन आ गया, मानवेंद्र का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपनी खोज में तेजी की क्योंकि मानवेंद्र एक जानी मानी हस्ती थी, उसके पास मल्टीपल बिजनेस, ऊंचे लोगों से जान पहचान थी। ढूंढना पुलिस के लिए जरूरी था। पुलिस खोजबीन करती है तो पुलिस को एक सुराग मिलता है। मानवेंद्र के तीनों फोनों को एक साथ स्विच ऑफ किया गया था और उनकी आखिरी लोकेशन कहीं और नहीं थी, उसका खुद अपना घर ही था, यानी लखनऊ। और इसी तकनीकी सबूतों ने अक्षत की कहानियों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। पर अक्षत की एक एक मनगढ़ंत कहानियां खराब होने लगी। अक्षत की बुआ बताती है कि अक्षत कई दिनों से पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। ये अपनी कारों को बार बार रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा है। कभी अपनी कार की डिग्गी को खोलता है, उसकी सफाई करता है, कभी अंदर से बाहर सामान निकलता है। एक बिल्कुल एक पागलों की तरह सब कुछ कर रहा है। आता है 23 फरवरी का दिन, जब पुलिस का शक अक्षत पर जाता है। अक्षत को हिरासत में लिया जाता है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदले। वो पहले पुलिस को बताता है कि मेरे पिता ने सुसाइड किया है। एक और नई कहानी बनाई, सेल्फ डिफेंस में गोली चल गई। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ में शक्ति दिखाई, सामने सबूत रखे, तो अक्षत का पूरा हौसला टूट गया। लगा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पर खत्म हो गई है। फिर उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई। इस कबूलनामे के बाद में पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। उसे लेकर पुलिस की टीम उनके होम टाउन यानी घर पर पहुंचते हैं। वहाँ का मंजर देखकर उनके भी हाथ पैर कांप जाते हैं। उसके अपने ही घर में एक नीले ड्रम के अंदर उनके
पिता को काट काट कर रख रखा है और उसी के बगल में एक जली हुई बेडशीट भी मिलती है जिस पर खून के धब्बे थे। तो एक पढ़े लिखे एक रईस लड़के ने पिता के वजूद अपने ही पिता के अस्तित्व को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो पिता अपने बेटे को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा था, अपने पिता को कई टुकड़ों में बांट दिया। उसे देखकर सब लोग हैरान थे। आखिर अक्षत के पास इतनी सारी दौलत थी, फिर भी वो अपने पिता के पैसे क्यों चुरा रहा था। आसपास के मोहल्ले वाले लोगों ने पुलिस को बताया अक्षत की एक गर्लफ्रेंड है जिसके महंगे शौकों को पूरा करने के लिए वो ये चोरियां करता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को निराश ना कर सके। इसी तरह वो धीरे धीरे बुरी आदतों और नशे की लत में लग चुका था। अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए अपने पिता की मेहनत की कमाई को वो उड़ाता था। हालांकि ये सारी बातें वहाँ के पड़ोसियों के बयानों पर आधारित बातों को पूरी तरह साबित नहीं कर सकती। ये बातें सच है। धर्मेंद्र जी को अपने बेटों की काली करतूतों के बारे में सब पता था। हर फोन कॉल पर उसकी हर हरकतों पर वो ध्यान रखता था। इन्हीं पाबंदियों ने दोनों के बीच में नफरत पैदा की। ये नफरत आखिरकार ब्लू ड्रम केस में आकर बदल गई। हमने इस केस में शुरू में देखा था कि उनके पीठ की तैयारी करने के लिए अक्षत पर दबाव बना रहा था, लेकिन ये बात पूरी तरह गलत साबित होती है जब उसकी बुआ उसके बारे में बताती है। इंद्र ने उनके बच्चों पर कभी दबाव नहीं बनाया। उसने कहा था अगर इनसे नीट क्लियर नहीं होगा इन्हें एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है ये लड़ाई पढ़ाई की नहीं थी, ये पैसा और पावर की थी। रिपोर्ट्स बताती थी कि अक्षत को उनके पिता की सब कुछ दौलत जायदाद सब कुछ चाहिए था। बिना मेहनत किए ये सब कुछ लेना तो बिना मेहनत किए रातों रात अमीर बन जाए। दोस्तों ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। तो अगर 4:30 सुबह कितना शांत वातावरण रहता है, अगर गोली चलती तो चारों तरफ मोहल्लों में गोली की आवाज सुनाई देती। तो अक्षत ने अपने पिता पर गोली चलाई तो आवाज क्यों नहीं आई। जब इस बारे में अक्षत से पूछा जाता है तो अक्षत बताता है कि उस रात पास में ही शादी थी, वहां पर फटाकों की आवाज आ रही थी। इस कारण किसी ने शायद आवाज नहीं सुनी होगी। इसकी इकलौती गवाह करती थी वो इतनी खामोश क्यों थी। अक्षत ने अपने बयान में बार बार दो बातें कही। पहली कि मुझसे गलती हो गई, दूसरी बात कि मेरी बहन बेगुनाह को एक 17 साल की बच्ची का इस खूनी खेल में शामिल होना नामुमकिन सा लगता है। एक 17 साल की लड़की अपने पिता को कैसे खत्म कर सकती। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले अक्षत न्याय की हिरासत में, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे उसका शातिर दिमाग टूट चुका था। वो अकेले बड़बड़ाता रहता था जैसे पागल हो गया हो। पागलों की तरफ फूट फूट कर रोता रहता था। जेल जाने से पहले अपनी बहन कृति से मिलने की गुहार लगाई थी। पुलिस से कहा कि मेरा बचा हुआ बैंक बैलेंस वो अपनी बहन कृति को दे दे ताकि उसका ख्याल रखा जा सके। एक तरफ वो बेटा जिसने अपने पिता के कई टुकड़े कर दिए, दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन के प्रति इतनी बेपनाह फिक्र। यहाँ पर सोचो इंसान की साइकोलॉजी कितनी ट्विस्ट और डार्क हो सकती है। इसे डिकोड कर पाना नामुमकिन। पुलिस ने अक्षत पर 103 मर्डर 238 सबूत मिटाने हथियारों के एक्ट के तहत सारे मुकदमे दर्ज किए। ये पूरी जानकारी 28 फरवरी 2026 की है। इस केस में आगे क्या होता है, ये केस किस रास्ते पर जाता है, केस की फाइलों में क्या क्या जुड़ता है, वो वक्त के साथ सामने आएगा। और मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।